देवभूमि उत्तराखंड, जो अपनी विभिन्नताओं, पहाड़ों और घाटियों के मनोरम दृश्यों के साथ गेहूं, जौ, मड़ुआ, धान, आलू मटर की खेती और सेब, आड़ू, पुलम, नाशपाती की बागवानी के लिए जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंगनवाल। रेडियो कुमाऊनी नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से आप लोगों के बीच कुमाऊं के पक्षी नामक श्रृंखला का तीसरा भाग लेकर आई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं खेती और बागवानी वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले पक्षियों की। श्रोता मित्रों, उत्तराखंड का 65% भाग वन आच्छादित है और पहाड़ी क्षेत्रों में तो लोग जंगलों और नदियों के आसपास ही ज्यादातर खेती कर रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर यहाँ के सीढ़ीदार खेतों के आसपास पक्षियों की बहुतायत होती है, जैसे फाख्ता, तीतर, उल्लू, चील, तोता, कोयल आदि। आप इन पक्षियों को खेतों के आसपास देख और सुन सकते हैं, जैसे यह रेड वेटल लैपविंग। खेतों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े, केचुए, मेढक, फल, अनाज, हरी पत्तियां एवं मरे हुए जानवर कई तरह के पक्षियों को आकर्षित करते हैं। खेतों के चारों ओर बनी मेड़ कई पक्षियों को निवास और भोजन प्रदान करती हैं। बदले में पक्षी हमारे खेतों में कीट पतंगों और चूहों को नियंत्रित कर हमारे सच्चे मित्र साबित होते हैं। एक ऐसा ही पक्षी जो जंगलों के बजाय हमारे घरों और खेतों के आसपास, मुख्यतः मेड़ों और झाड़ियों के पास आपने जरूर देखा होगा। इसके भूरे रंग, निर्भीक स्वभाव और ज्यादा समय जमीन पर रहने की वजह से हम इसे मूसा या मूसीचढ़ या फिर अंग्रेजी में स्ट्रिग लाफिंग थ्रस के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य भोजन कीट पतंगे मकड़ियां हैं, जो ये हमारे घरों खेतों के आसपास से खाते हैं। जब कभी भी आप अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बसों या कार की यात्रा करते होंगे, अनायास ही आपकी नजर काले रंग के इस पक्षी और इसकी अनोखी 2 शाखा वाली पूंछ पर जरूर पड़ी होगी। खेतों के किनारे लगी तारों या पेड़ों के ऊपर बैठा काले रंग का पक्षी ब्लैक ड्रैंगो या हिंदी में जिसे चौकीदार या कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है, इसके नाम का कारण इसका निर्भीक स्वभाव है। दोस्तों, कई बार ये अपने से कई गुना बड़े और शिकारी पक्षियों को अपने क्षेत्र से भगाते हुए देखा जाता है। एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह ये भी कई तरह की सीटी की आवाजें निकालता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कैटल एग्रेट, जिसे गाय बगुला भी कहा जाता है। ये हल जोत रहे किसान के पीछे पीछे चलता है और नई जुती हुई जमीन से कीड़े मकोड़ों को खाता है। सफेद रंग का पक्षी अपने लंबे सलेटी पैरों और पीली चोंच से मवेशियों का पीछा करते हुए उनके द्वारा चरी गई जमीन के बाद निकलने वाले कीड़े मकोड़ों को बड़े चाव से खाता है। क्या आप जानते हैं, गाय बगुला की ही वजह से हमारे खेतों में कीड़े मकोड़े कम हो जाते हैं, या कहें कि इनका नियंत्रण हो जाता है। ये गाय बगुला खासकर कीड़े मकोड़े, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, मकड़ियाँ और ग्रास हॉपर, इन सब को कंट्रोल करती हैं। दोस्तों, शायद आपने ध्यान दिया हो कि कैसे इनके सर, गले और पीठ के ऊपर पंख हल्का संतरी रंग का हो जाता है। इनके रंग का ये बदलाव दर्शाता है कि इनके प्रजनन का समय आ चुका है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र के खेतों में एक और पक्षी जो खेती से घनिष्ठ संबंध रखता है, यकीनन आपने देखा होगा। अगर ये पक्षी नहीं तो इसके घोंसले तो आपने देखे ही होंगे। क्या आपको समझ आया मैं किस पक्षी की बात कर रहा हूँ? चलिए एक और संकेत देता हूँ। इनके घोंसले सपेरे की बीन के आकार के होते हैं और कई बार एक ही पेड़ पर 20 से ज्यादा घोंसले की कॉलोनी हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाया विल्वर या बया पक्षी की, जो अपने खूबसूरत घोंसलों की बुनाई की वजह से बुनकर के नाम से भी जाना जाता है।
बया पक्षी सामाजिक पक्षी माने जाते हैं। ज्यादातर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं और झुंड में ही घोंसला बनाते हैं। अपने अंडों को शिकारी पक्षी, चूहों और सांपों से बचाने के लिए ये अपना घोंसला ज्यादातर पानी के आसपास किसी कांटेदार पेड़ पर ही बनाते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है दोस्तों कि घोंसले के लिए उत्तम जगह ढूंढने से लेकर घोंसलों का निर्माण करने की पूरी जिम्मेदारी नर पक्षी उठाते हैं। मादा पक्षी घोंसले के पूरा होने से पहले झुंडों में आकर घोंसलों का निरीक्षण करती हैं। उस समय नर पक्षी अपने गाने और कुशल बुनाई से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मादा पक्षी घोंसले के मुआयने के बाद अपने पसंदीदा घोंसले को जब चुन लेती हैं तो नर उसे पूरा करता है। तो बताइए दोस्तों, अब पक्षियों के और दिलचस्प व्यवहारों के बारे में जानना चाहते हैं? चलिए अब आपको मिलवाते हैं इस सुंदर पक्षी से जिसका नाम है रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई। दोस्तों, इस पक्षी का सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इसकी पूंछ भी लंबी होती है। रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई को स्थानीय भाषा में लंपुछड़िया या बंसुरियां भी कहा जाता है। रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई अक्सर छोटे झुंडों में जंगलों के किनारे में सटे हुए खेतों और गांवों के किनारे पर अपनी कर्कश बुलंद आवाज से अपनी ओर ध्यान खींच लेते हैं। और तो और ये दूसरे पक्षियों की आवाज की नकल भी बखूबी कर लेते हैं। एक पेड़ की शाखा से दूसरे पेड़ की शाखा पर उड़ते हुए ये अपने नीले पंखों, काला मुंह व काली गर्दन, सफेद पेट, चटकदार संतरी चोंच और लंबी पूंछ की वजह से बिना किसी जतन आराम से देखे जा सकते हैं। वैसे तो ये खाने में हर प्रकार का भोजन खाते हैं, पर आपने इसे ज्यादातर अपने खेतों में लगे जंगली फलों व पेड़ों पर फल खाते देखा होगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हम इसी से मिलता जुलता येलो बिल्ड ब्लू मैगपाई देखने पर ये हूबहू एक समान होते हैं, लेकिन ये अपने नाम के अनुसार इसकी चोंच पीली होती है। और हाँ, रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई या जिसे हम लंपुछड़िया भी कहते हैं, तो पहाड़ों में तो इसे खासकर किसानों का मित्र पक्षी कहा जाता है, क्योंकि जब भी बंदर खेतों में आते हैं तो ये जोर जोर से आवाज करके किसानों को आगाह कर देते हैं। दोस्तों, हिमालय की जलवायु भुरभुरी एवं विषम जमीन पर खेती करना आसान नहीं है, पर कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारे उत्तराखंड के किसान भाइयों बहनों ने सीढ़ी नुमा खेती और बारहनाजा जैसी फसल प्रणाली अपनाकर पहाड़ों को मनुष्य के रहने योग्य कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बारहनाजा फसल प्रणाली में किसान 12 ऐसी साथी फसलों का चुनाव करते हैं जो कि मिट्टी के अंदर भिन्न भिन्न जगहों पर अपनी जड़ें जमाती हैं और धरती के ऊपर भी अलग अलग ऊंचाई पर बड़ी होती हैं। इस प्रणाली से किसानों को वर्ष भर कोई न कोई फसल तैयार मिलती है और तो और अनाज, तेल और दलहनों के साथ उगाए जाने से मिट्टी की उर्वरकता और नमी भी बनी रहती है। यहाँ तक कि हमारा त्योहार हरेला भी बारहनाजा फसल प्रणाली से जुड़ा हुआ है। हमारी पारंपरिक फसल प्रणाली उर्वरक पर भी हमारी निर्भरता को कम कर देती हैं, जो न सिर्फ हमारी जेब के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायी हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि पक्षी हमारी खेती के लिए सच्चे दोस्त साबित हो सकते हैं। अगर पक्षियों की विविधता बनी रहे, यानी कि हर तरह के पक्षी को आवास मिले, तो पक्षियों द्वारा फसलों के नुकसान को भी कम किया जा सकता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि चील या बाज के आसमान में आते ही छोटे पक्षी और फागते कैसे खेतों से फुर्र से उड़ जाते हैं। एक सुंदर शिकारी पक्षी जो हमारे खेतों से पीड़क या फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों से सुरक्षा प्रदान करती है, वो है ब्लैक विंग्ड काइट या कपासी चील। सफेद और सलेटी रंग की छोटी चील अपने कंधे पर काले धब्बे और अपनी चटक लाल आंख से पहचानी जाती है। यह वैसे तो आकार में कबूतर के आकार की ये चील एक जबरदस्त शिकारी है जो चूहे, छछूंदर, चमगादड़, सांप
और यहाँ तक कि छोटे पक्षियों को भी अपना भोजन बना लेती है। इसको शिकार करते देखना एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है। जब अपने पंखों को निरंतर फड़फड़ाते हुए ये हवा में एक ही जगह पर बनी रहती है और फिर अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेज गति से जमीन की ओर झपट्टा मारती है। दोस्तों, क्या आपने कपासी चील को देखा है? इस कुशल शिकारी को अपने घर, खेतों या खुले मैदानों के पास आप आमतौर पर देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बाज या अन्य चीलें और गिद्ध भी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले पशु, पक्षियों और मरे हुए जानवरों को खाकर न सिर्फ हमारी फसलों पर, साथ ही हमारे वातावरण को भी बीमारियों से बचाते हैं। कृषि क्षेत्र के आसपास के पक्षी हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इनके आवासों को सुरक्षित करने के लिए किसान भाइयों की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मालविका उनियाल, जो साइंटिस्ट हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मालविका उनियाल है। मैं उत्तराखंड में स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में काम करती हूँ। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, उसमें जो पक्षियों की जैव विविधता है, वो दुनिया में ऐसी बहुत और जगह नहीं है जहाँ इतने किस्मों के इतनी सारी प्रजातियां मिलती हों। तो ये एक बहुत ही खास चीज है हिमालय की। तो खेती के संदर्भ में क्या ये नुकसानदायक है कि ये विविधता जो है ये घटती जा रही है? पक्षी हमारे किसान मित्र भी हैं। उसका दूसरा पहला भी है कि कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं कि जो फसलों को कुछ पक्षी नुकसान भी देते हैं, बहुत हमें मदद भी करते हैं। वो किस तरह से कि पक्षी जो है, कई प्रजातियां ऐसी हैं छोटी से बड़ी लेके कई किस्म चिड़ियों की, कि जो हानिकारक कीड़े हैं, जो क्रॉप पेस्ट जिसे कहते हैं, फसलों को जो हानि पहुंचाते हैं, को खाकर कंट्रोल में रखती हैं। और साथ ही साथ फसलों को पॉलिनेट करने में, मतलब किस तरह से जो फसल में जो पराग होता है फूलों का, एक से दूसरे फूल में जो वो उसमें फल लग पाए, वो जो काम है वो करने में भी जो पक्षी हैं, चिड़ियां हैं, अपना एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उनके घटने से जाहिर है कि हमारे खेती के लिए, हमारी फसलों के लिए तो वो हानिकारक तो साबित होता ही है। जो हमारी पारंपरिक खेती प्रणालियां हैं, वो काफी हद तक तो जुड़ा हुआ था अपने पर्यावरण से, कि भाई जहाँ जमीन सूखी है वहाँ किस किस्म के फसल उगाई जाती है, किस तरह से वो बोई जाती है, किस तरह से उगाए जाते थे। फल के भी पेड़ हैं, तो एक किस्म की एक मिश्रित खेती भी होती थी। अलग अलग किस्म की पक्षी प्रजातियों को, चिड़ियों के अलग अलग किस्मों को रहने का, उनके घोंसले बनाने का, क्या वो खाती हैं चिड़ियाएं, उस सब का अलग अलग असर मिलेगा। वो एक मिश्रित किस्म की जो खेती थी, उसकी तरफ हम अपना अगर ध्यान दें कि क्या थे हमारे पारंपरिक फसलें और पारंपरिक तरीके जिनसे हम खेती किया करते थे। दूसरा, कोई खेत है कि जो जिसके किनारे में आप समझिए पठारी इलाका है, या फिर कुछ ऐसी जमीन है खाली छूटी है, उस पे फसल नहीं लगी है, उस पे कोई जंगली झाड़ झंकार है जिससा हो सकता है जिससे मुझे कोई फसल प्राप्त ना हो रही हो, वो छोड़ा है। अगर उन चीजों को देखें तो वो इस तरह के एक नेचुरल, एक से भी जो पक्षी हैं उनको लाभ होगा। या नौले बोलते हैं, जहाँ पानी का स्रोत है वहां पे लोग पेड़ छोड़ के रखते थे। बुतीस के पेड़ हैं, कई प्रजातियां जो कि माने जाते थे कि भाई ये इससे पानी जो है बना रहेगा जमीन में। तो वो उससे होता ये था कि आपका पानी का स्रोत भी बच रहा है, साथ ही में जो एक चिड़िया हैं, पक्षियों हैं, उनकी भी विविधता को वो सहारा मिलता था उस चीज से। तो ये चीजें अगर हम एक बार, मतलब हमें कोई, मेरे ख्याल से बहुत नए कि कुछ हमें कुछ बहुत ही ऐसा करना हो या कहीं से सोच के खोज के कुछ लाना है कि जो बिल्कुल ही बदल दे हमारे तरीके को, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि उस चीज की जरूरत है। फिर से हमें यही देखना है क्या हमारे पारंपरिक तरीकों में क्या चीजें थी कि जिनसे फसल भी हमारी अच्छी हो पाती थी और साथ ही में जो एक ये प्राकृतिक हमारी जैव विविधता है और हम पक्षियों की बात कर रहे हैं वो भी बनी रहे। एक ताजा शोध के दौरान ये पाया गया कि सर्दियों में हिमालय की छोटे खेत, जिनके आसपास के बड़े पेड़ सुरक्षित थे और जहां कम चारा इकट्ठा किया गया, उन खेतों में निवासी और प्रवासी पक्षियों की अधिक प्रजातियां पाई गई। शोध के परिणाम के अनुसार इनमें से कई पक्षी जंगलों में प्रजनन के लिए निर्भर करते हैं, पर कड़ाके की सर्दियों में पेड़ों और झाड़ों वाले खेत पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवास होते हैं। बड़े पेड़ पक्षियों के बैठने,
और घोंसले बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ तक कि मरे हुए पेड़ भी कई बार पुराने खोखलों की वजह से उल्लुओं, कठफोड़ुओं और कई तरह के पक्षियों के लिए आवास और भोजन के काम आ सकते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी अपने खेतों में पेड़ों और झाड़ियों की रक्षा कर पक्षियों के सच्चे मित्र बन सकते हैं। बदले में आपके ये मित्र न सिर्फ आपके खेतों की रक्षा करेंगे, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इन रंग बिरंगे प्राणियों को देख पाएंगी। तो दोस्तों, आपने भी अपने खेतों के आसपास बया पक्षी, लंपुछड़ियाँ, तीतर या अन्य पक्षियों को देखा हो और आप उनके बारे में हमें बताना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9536476660 पर। यह कार्यक्रम नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से रेडियो कुमारवाणी द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया है। स्क्रिप्ट लेखन डॉक्टर मोनिका कौशिक द्वारा और पक्षियों की आवाजें लक्ष्मी नरसिम्हा, आर विरल जोशी, पीटर बोसमन और एंड्रयू स्पेंसर के सहयोग से प्राप्त हुई हैं।